नमस्कार, पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही ईडी ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें सरकार के अधिकारियों की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कई मामलों का जिक्र किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में ईडी अपनी जांच में जिस तरीके से कार्य कर रही है उसमें कई बड़े नाम और सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि जब ईडी एक्शन में है तो सरकार टेंशन में क्यों है, सियासत में आखिरकार तकरार क्यों है। इस बीच खबर ये भी है कि पूजा सिंघल जो कि अपनी सेहत का हवाला देकर अस्पताल में एडमिट हुई थी, पिछले 2 महीने से उनकी जांचें चल रही थी, उनको भी अब जेल में कल शिफ्ट कर दिया गया आईएएस पूजा सिंघल को। इसके अलावा विशाल चौधरी से पूछताछ होने वाली थी। वही विशाल चौधरी जो 4 दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे, माफ कीजिएगा पकड़े गए थे, ईडी की टीम ने उन्हें पकड़ा था दिल्ली एयरपोर्ट से, थाईलैंड भागने की फिराक में थे, उनसे आज पूछताछ होनी थी। लेकिन आज विशाल चौधरी से भी पूछताछ नहीं हो पाई। ईडी दफ्तर विशाल चौधरी नहीं पहुंचे। विशाल चौधरी का ईडी दफ्तर ना पहुंचना भी तमाम सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या हैं। पूजा सिंघल भी जेल पहुंच गई हैं। 2 महीने से अस्पताल में थी, इनका इलाज चल रहा था। कई अधिकारियों की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का जिक्र यहां किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और भी कई ऐसे आरोप हैं जो अधिकारियों पर लग सकते हैं। ये ईडी के जांच में सूत्रों की तरफ से सामने आ रही है खबर कि कई अधिकारियों पर और भी बड़े गंभीर आरोप हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा सरकार के अधिकारियों पर। तो ईडी का एक्शन, सियासत में टेंशन क्यों है, उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने इस मामले से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ ईडी ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी है। खबर है सरकार के अधिकारियों की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कई मामलों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। अब सरकार के अधिकारी इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की अनुशंसा हो सकती है। इधर पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से अब जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ उनके सीए सुमन कुमार से ईडी की टीम ने जेल में ही पूछताछ की है। अब एक बार फिर से विशाल चौधरी से ईडी राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। खबरें ये भी हैं कि राज्य में ईडी अपनी जांच में जिस तरीके से काम कर रही है उसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इधर ईडी की कार्रवाई के साथ साथ राज्य की राजनीति भी अब तेज हो गई है। बीजेपी के नेता एक बार फिर से इस कार्रवाई को जायज बताते हुए कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई में कई नामों के खुलासे होंगे। इधर सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी सरकार का बचाव किया है। साथ ही साथ एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ने विशाल चौधरी को भी सम्मान किया और हम लोगों का मानना है कि सत्ता के गलियारे में जिस तरीके से इन दलालों का रसूख चलता था, तो इनसे इंट्रोगेशन के बाद काफ़ी सारे जो सफ़ेद पोश है वो उनका जो चेहरा, असली चेहरा है, वो जनता के सामने बाहर आएगा। और आप सोचें, इनके जो राजनीतिक आका है वो नहीं चाहते थे कि ईडी इनकी पूछताछ करे, तभी एक सुनियोजित साजिश के तहत विशाल चौधरी देश छोड़कर भाग रहा था। लेकिन उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी करके रखा था, जिसके कारण एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा गया। अब उसके साथ पूछताछ होनी है। ईडी ने कभी यह नहीं बताया कि किस कारण से माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया है या किस कारण से अन्य यूपीए के लोगों को बुलाया गया है, और बुलाने के बाद पूछताछ के क्रम में उनसे क्या जवाब प्राप्त हुई है। तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि ईडी केंद्र सरकार के दबाव में इस विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, जो पूर्व में यहाँ कुचल दिया गया था, उस ऑपरेशन लोटस को जिंदा करने का काम कर रही है। एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ ईडी के सामने सीएम की पेशी की तैयारी है और दूसरी तरफ एक के बाद एक रडार पर आते कई दिग्गजों के नाम लिस्ट में बढ़ते जा रहे हैं।
साफ है, जांच पर जंग सियासी नजरिए से आगे भी जारी रहेगी। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत अमित है, नेता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं रांची से सीधे लाइव। राकेश, सबसे पहले रुख आप ही का करूंगा, आज दिन भर की ईडी की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा? दिन भर का घटनाक्रम क्या है, जरा विस्तार से बताइए इस कार्यवाही को लेकर। देखिए, ईडी कार्यालय में गहमा गहमी आज सुबह से ही देखने को मिल रही थी। कई लोग पहुंच रहे थे खास करके वहां, लेकिन विशाल चौधरी, जिसका इंतजार था तमाम ईडी के अधिकारियों को, वो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है। और हो सकता है कि अब उसके आगे क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी थोड़ी देर में मिल पाएगी कि क्या विशाल चौधरी ने कोई समय लिया है या फिर देर शाम तक वो वहां आकर बातचीत कर सकता है। ये सारी जानकारियां थोड़ी देर में मिल पाएंगी। लेकिन गतिविधियों की बात की जाए तो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी दफ्तर लगातार उनसे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है और उनसे कई सुराग भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट फिर से एक बार कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल रिम्स जहां इलाज चल रहा था उनको अब फिर से एक बार जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कल देर शाम की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं ये सारी गतिविधियां तेजी से चल रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिर जो लोग इस काम में जुटे हुए थे, खास करके अवैध माइनिंग को लेकर के और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, उससे जो खुलासे हो रहे हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। एक और डेवलपमेंट देखने को मिला है कि ईडी ने अब राज्य सरकार के उन अधिकारियों के पास अपनी रिपोर्ट भेजी है जिसमें पूजा सिंघल और अधिकारियों के नाम होंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार से जानकारी चाह रही है कि ईडी की टीम आखिर इन पर कार्रवाई करेगी तो उनका रुख क्या होगा, किस तरीके से वे उनका सहयोग करेंगे या फिर उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा सकती हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव के पास पत्र पहुंच चुका है जांच को लेकर के और हो सकता है कि थोड़े दिनों में इसकी जानकारी आएगी कि मुख्य सचिव की तरफ से कि इन अधिकारियों पे जिस पर कहीं ना कहीं जांच की आंच है या फिर आरोप बताए जा रहे हैं, अब उन पे कार्रवाई सरकार की तरफ से किस प्रकार से की जाएगी, सरकार के अधिकारी उस पर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं और उसके बाद से ईडी की टीम उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कई नामों के खुलासे होने की अभी भी बात कही जा रही है और इंतजार है कि विशाल जिस तरीके से लंबे समय से गायब था, अब अगर ईडी के पास आता है, पूछताछ होती है तो फिर से एक बार नई जानकारियां मिल सकती हैं और हो सकता है उसमें कई नए खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है, अनंत अमित के पास आऊंगा। सर, लगातार आरोप तो विपक्ष पर लग रहे हैं झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी पर सरकार आरोप लगा रही है, एक नया आरोप और लगा दिया आज, आपका ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए केंद्र सरकार के दबाव में इस तरह की कार्यवाहियां की जा रही हैं झारखंड के अंदर। ये सीधा आरोप लगाया कांग्रेस ने आज। देखिए शिवम जी, कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी के पास हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा सिवाय और इनके पास कोई चारा नहीं। हाँ। इस तरीके से कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया, ईडी बुलाती और ये भी नहीं पता है कि किस लिए बुला रही है। अरे साहब, ईडी ने लगातार अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश की जनता को बताया है, उनके वेबसाइट पे है, ट्विटर पे है, पूरे सारे मीडिया में है कि किस लिए बुलाया जा रहा है, किस लिए पूछताछ की जा रही है। देखिए शिवम जी, हमें तो ये लग रहा है ना, झारखंड में ये सरकार नहीं सर्कस चल रही है और इस सर्कस का जो है ना अब समापन का समय आ गया है। आज जिस तरीके से विशाल चौधरी को बुलाया गया है, जैसे कि राकेश जी बता रहे थे, अभी तक पहुंचे नहीं है, हमें भी यही जानकारी है, और जिस तरीके से अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है और विगत पिछले मई के महीनों से लेके आज तक ईडी की जो भी जानकारियां, जो भी चीजें खंगाली जा रही थी, उसमें हमें ऐसा लगता है कि राजनेताओं के साथ साथ कई अधिकारियों की संलिप्तता जो जाहिर हो रही थी और जिस तरीके से ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और वहां के मुख्य सचिव के विषय में पूरा देश जानता है कि कितने ईमानदार और कितने सशक्त अधिकारी है, लेकिन हमें तो कभी कभी ये सोच के भी बड़ा ये दुर्भाग्य लगता है कि ऐसे अधिकारी के बीच में भी नीचे भी लोग काम करने वाले कैसे इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह कि कल आपने देखा होगा कि संथाल परगना के डीआईजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दिया जाता है, माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी को क्लीन चिट दिया जाता है। तो हमें यह समझ नहीं आता है कि जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि पी स्क्वायर कौन है, प्रेम प्रकाश कौन है, अमित अग्रवाल कौन है, ये कौन लोग हैं, तो मुख्यमंत्री, जैसे कि मीडिया की खबरों के जानकारी के माध्यम से हमें पता चलता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जानते नहीं है। लेकिन जब पंकज मिश्रा का जब मामला आता है तो सरकार का डीआईजी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर उन्हें क्लीन चिट देता है।
साहब आपके क्लीन चिट देने से वो क्लीन नहीं हो जाते हैं। ईडी के निरंतर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और पंकज मिश्रा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो पूजा सिंघल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उस पिंटू के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी संलिप्तता जाहिर होती है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अधिकारियों से भी पूछताछ होगा, तो हमें लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन, मनरेगा के साथ साथ और भी कई परतें खुलने वाली है। और राज्य की जनता ये जान चुकी है कि वर्तमान जो सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है और ईडी जिस तरीके से खुलासा कर रही है, आपको शिवम जी ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से ईडी की कार्रवाई चल रही है, पूरे प्रदेश से, पूरे 24 जिला से तमाम लोग पुलिस के कार्यालय में नहीं जा रहे, ईडी के कार्यालय में जाकर बहुत तरह के पत्र दे रहे हैं और बहुत तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। रोज 100-150 लोग जाते हैं मिलने के लिए और लोग बताते हैं कि साहब कौन किस तरीके से करप्ट है। तो यानी कि राज्य की जनता का वहां के पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, तभी ईडी के कार्यालय में जा रहे हैं। और जहां तक ये कांग्रेस और तमाम यूपीए सरकार के नेता और मंत्रीगण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है ये केंद्र की एजेंसी है, साहब केंद्र की एजेंसी है तो राज्य की जनता का विश्वास भी तो हम ही जीत रहे हैं ना, एजेंसी जीत रही है ना। कांग्रेस तो ये भी कह रही है, झारखंड सरकार तो ये भी कह रही है कि विशाल चौधरी आप ही का आदमी है, तभी आपने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया, गिरफ्तार नहीं किया। विशाल चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी का या हमारा आदमी होता तो 3 साल से आप कहां थे? 3 साल से आपकी सरकार है, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हम तो आज भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर पूरे जांच में चाहे हमारे दल का कोई भी कार्यकर्ता नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हम तो स्वागत करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का न साथ देती है, न दी है, न आगे देगी। हम तो कह रहे हैं कि आपके भी तो राज्य सरकार में एजेंसियां हैं, आपने क्यों नहीं जांच कराया? आपने कोई एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिसपे कि आप कह सकते हैं। आप केवल बोलने से नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं थे, इसी वजह से आपने कार्रवाई नहीं की। अगर आपके पास सबूत और आधार होता तो आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप आज तक ये देख लीजिए ना साहब, आप विधानसभा में विरोधी दल के नेता की जो स्थिति है, आप आज तक उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते तो आप हमें क्या छोड़ते? क्या बिल्कुल नहीं छोड़ते। इसीलिए ये कहने वाली बात है। और ईडी जिस तरीके से जानकारी ले रही है, जिस तरीके से जांच कर रही है, राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आज अभिषेक झा के पूछताछ के बाद और भी कई ऐसे पर्चे खुलने वाली है जिससे कि राज्य सरकार का चरित्र और चेहरा जो है ये उजागर होने वाला है। जिस तरीके से आप ये सोचिए कि पूजा सिंघल अपने जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज लगाती है, ये क्या राज्य सरकार के सहयोग के बिना ये संभव है क्या? जब ये ईडी को जानकारी मिलती है तब ईडी उनको फिर वापस जेल में, होटवार जेल में शिफ्ट करती है। तो ये क्या चल रहा है? ये सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है, निश्चित तौर पर सर्कस चल रहा है और इस सर्कस का समापन जल्द ही होने वाला है। ठीक है, सर्कस का समापन होने वाला है अनंत अमित, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रघुवर दास सरकार में कई घोटाले हुए, उन घोटालों पर तो आप कुछ नहीं बोलते। झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे लगातार पड़ गए हैं। रघुवर दास सरकार में मनरेगा घोटाले का जिक्र कई बार करती है कांग्रेस। नहीं शिवम जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार के समय नहीं, सवाल यह है कि जब कार्रवाई हो रही है तो एक पक्षीय कार्रवाई क्यों? ये बार बार आप आरोप लगता है सरकार का, कांग्रेस पार्टी का। नहीं शिवम जी, हम तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि ईडी जो भी दस्तावेज के आधार पर जो जांच कर रही है, जांच प्रक्रिया में जो भी पाया जाएगा, हमें ऐसा लगता है कि वो निश्चित तौर पे चाहे कोई हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, ईडी अगर केंद्र की एजेंसी है तो राज्य की एजेंसी क्यों चुपचाप बैठी हुई है? क्योंकि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई आधार नहीं है। केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है, आप कार्रवाई कीजिए ना। हम तो कार्रवाई का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चाहते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जो सरकार बनी है देश में, वो निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंसी पे काम कर रही है करप्शन पे। हम करप्शन के साथ कोई भी समझौता करने वाले नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी प्रदेश की बात हो। हम निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है, माननीय मोदी जी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मतलब ऑपरेशन लोटस का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है उसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं चलाना चाह रही है झारखंड में। देखिए, हमारा एक काम है कि हम विरोध में बैठे हुए हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है,
सरकार जो गलत कर रही है उसको हम सड़क से सदन तक जनता के बीच में जाके हम बताना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा झारखंड में, मान लिया जाए, निराधार है आरोप कांग्रेस का ऑपरेशन लोटस के। ना हमारी पार्टी पहले से इस कार्यक्रम में लगी हुई थी, ना आगे लगेगी। हम इस तरह के सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने विधायकों और अपने पार्टी और अपने सरकार को कैसे चला रहे हैं। ये हमारा इसमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो बस एक काम है कि हम प्रदेश की जनता को हमेशा ये बताते रहेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। ठीक है राकेश, जो रिपोर्ट आज ईडी ने झारखंड के अधिकारियों को सौंपी है कि अगर जो अधिकारी दोषी पाया जाता है सरकार का, उस पर जांच में सहयोग करने की बात पूछी है, तो इस पूरे मामले को लेकर झारखंड सरकार के जो अन्य अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, उनका क्या कुछ रुख रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, कुछ सामने आ पाया अब तक? और कौन कौन अधिकारियों के नाम शामिल है उस लिस्ट में जो ईडी ने आज दी है सरकार को? देखिए, ये जो मामला खास करके है कि अधिकारियों पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है, या फिर ईडी की जांच में जिस तरीके से कुछ अधिकारियों के जो नाम आए हैं उस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो जो पॉलिसी है, खास करके ईडी के काम करने की जो प्रक्रिया है, उसके तहत उसने सीधे तौर पे राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। और उसमें यही जिक्र किया है कि इन अधिकारियों पे जांच की गई है और जांच के दौरान जो साक्ष्य पाए गए हैं या जो एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे सरकार किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगी या फिर ईडी कार्रवाई किस तरीके से कर सकती है, इसमें किस तरीके से राज्य सरकार का सहयोग मिल सकता है। ये सारी चीजों को लेकर पत्र लिखने की बात आई है फिलहाल। और जहां तक मुझे जानकारी अभी तक मिल पाई है कि मुख्य सचिव तक को पत्र लिखा गया है और मुख्य सचिव जिस तरीके के अधिकारी रहे हैं राज्य में, बेहतर अधिकारी के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने कई ऐसी फाइलें हैं जिस पर पहले ही कमेंट किया हुआ है और उस कमेंट के आधार पे कहीं ना कहीं अभी भी कई फाइलों को देखा जाए अगर, तो हो सकता है कि जानकारी मिली कि मुख्य सचिव किस तरीके से काम कर रहे थे राज्य में और विकास के काम में जो अड़चने आ रही थी या भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, वैसे फाइलों पर किस तरीके से उनका कमेंट्स आया हुआ है। ये सारी चीजें जांच के दौरान बाद में देखी जा सकेंगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ईडी की टीम की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें उन अधिकारियों की, यानी कि 6 माइंस अधिकारी जो सीधे तौर पे ईडी की टीम ने बुलाए थे, डीएमओ को बुलाया गया था और इसके साथ साथ कुछ डीसी और अन्य बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनकी संलिप्तता के बगैर ये सारे काम नहीं किए जा सकते थे। तो उन अधिकारियों पे आगे किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर सकती है, या फिर ईडी की जब टीम कार्रवाई करेगी तो इसमें राज्य सरकार का क्या कुछ सहयोग मिलेगा, इन सारी चीजों के जिक्र होने की बात सामने आ रही है। और साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूजा सिंघल का नाम आया है और उसके बाद से अब सलाखों के पीछे है पूजा सिंघल, उसी तरह हो सकता है कि कुछ बड़े अधिकारियों के नाम आएंगे। विशाल चौधरी जिसको आज आना था पूछताछ के लिए, अगर पूछताछ के क्रम में विशाल चौधरी ने कुछ खुलासे किए हैं जिसके संकेत पहले भी ईडी को मिले हुए हैं और उसके पास से जो मोबाइल पकड़ा गया था उसमें से जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें कई ऐसे बड़े अधिकारियों के वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कहीं राकेश, विशाल चौधरी को आज जाना था, 28 तारीख है आज विशाल चौधरी को जाना था ईडी दफ्तर। विशाल चौधरी क्यों नहीं पहुंचे? क्या किसी राजनीतिक शय पर नहीं पहुंचे या इसके पीछे कारण कुछ और लग रहा है आपको? देखिए, अमूमन देखा जा रहा है कि जब जब ईडी की टीम इस तरह के लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है तो या तो वो अपने वकील के माध्यम से समय ले रहे हैं या फिर हो सकता है कि कोई और कारण से नहीं पूछताछ करने के लिए पहुंच पाए हों। लेकिन विशाल चौधरी को अब आना होगा। जिस तरीके से लुकआउट, खास करके लुकआउट वारंट के बाद से अब उनको कहीं ना कहीं विदेश जाने की इजाजत नहीं है और ईडी की टीम अब उससे जानकारी चाहेगी, क्योंकि पहले से ईडी की टीम चाह रही थी कि उसके बारे में जानकारी मिले कि उसके पास से जो मिले हैं कागजात और बाकी सबूत, उसमें किन का नाम सामने आता है और उसमें विशाल चौधरी के मुंह से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो जो कुछ बातें सामने आनी है वो तो निश्चित तौर पे थोड़े समय के बाद से पता चल पाएगा कि विशाल चौधरी क्यों नहीं आए। लेकिन उन अधिकारियों के नाम पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है राज्य में और तमाम बड़े लोगों को जानकारी है इन सारी चीजों की। खास करके ईडी की टीम की तरफ से अभी तक कोई खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन पे आ चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में सारी चीजें सामने आ पाएंगी। जी ठीक है। अनंत अमित, आप कह रहे हैं कि पूजा सिंघल फिजिकली फिट हैं, क्लीन चिट दे दिया अस्पताल ने उन्हें, एकदम फिजिकली फिट है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत को लेकर वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। तो सर 2 महीने तक ऐसी कौन सी जांचें रही तो पूजा सिंघल की होती नहीं? 2 महीने तक उन्होंने आराम फरमाया अस्पताल में, रिम्स हॉस्पिटल में, उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए था 2-4 दिन की जांच के बाद। रिम्स प्रशासन बताएगी कि पूजा सिंघल जी क्यों भर्ती हुई थी और पूजा सिंघल जी क्यों दोबारा होटवार जेल भेजी गई। और जहां तक, जैसा कि अभी राकेश जी बता रहे थे, बहुत सारी फाइलों को लेकर हमें तो यह भी लग रहा है शिवम जी कि आने वाले समय में
जब अभिषेक झा और विशाल चौधरी से पूछताछ होगी और जो अधिकारियों के विषय में चर्चा हो रही है, तो आने वाला समय एक बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि शराब घोटाला का भी बू आने लगी है। हम बार बार भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में, चाहे मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह बताती रही कि यहाँ जो शराब का खेल जो चल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और कई अधिकारी इसमें जो हैं, और कई अधिकारी चाहते थे, कई अधिकारी नहीं चाहते थे। तो हमें लगता है कि आने वाला समय ये दिल्ली की तरह झारखंड में भी शराब का एक बड़ा खेल का मामला उजागर होने वाला है, और हमें लगता है इस मामला को भी ईडी ही उजागर करेगी। इसमें भी हमें लगता है कि बहुत जल्दी और बहुत लोग इसके लपेटे में आने वाले हैं। ये हमें ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें विशाल चौधरी के माध्यम से ठेकेदारी के साथ साथ कई मामले ऐसे आने वाले हैं जो कि जनता जान चुकी है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार जो है, ये लगातार भ्रष्टाचार के जिस नैया पे चल रही है, अब वो नैया का डूबना तय है। ठीक है राकेश, शराब के बड़े स्कैम की बात कर रहे हैं अनंत अमित, लेकिन जो आज अभिषेक झा से पूछताछ हुई उसमें क्या निकलकर सामने आया? कुछ सूत्रों से कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कुछ बड़े खुलासे अभिषेक झा ने किए ईडी से पूछताछ के दौरान? देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया था, तो रांची में एक बड़ा अस्पताल बना है पल्स हॉस्पिटल के नाम से, अरबों रुपए की संपत्ति उसमें लगाई गई है, निवेश किए गए हैं, और वो पूजा सिंघल का बताया जाता है। पूजा सिंघल के पति है अभिषेक झा। तो ये राशि कहाँ से आए, कैसे आई, बैंकों से कितने लोन लिए गए थे, या फिर इतनी राशि कैसे वहां पे निवेश कराई गई, इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके बड़े बड़े निवेश राजधानी और आसपास के इलाके में, बड़े मॉल में या बाकी जगहों पे भी दिखाई पड़ने की बात आ रही है। साथ साथ जिस तरीके से अमित अनंत ने जिक्र किया कि शराब नीति को लेकर के जो खुलासे होने हैं, उसमें भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जरूर कुछ न कुछ बड़ा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि चर्चा इस तरह की होने लगी है अब कि आने वाले समय में जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, अन्य खुलासे होते जाएंगे। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको एक कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखने की जरूरत महसूस हो रही है। और ईडी की टीम जो समय ले रही है, इतना समय जो जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि इसी तरह की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीजों को जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है कि ईडी की टीम की कहां कहां अवैध निवेश हुए हैं राज्य में, किस तरीके से हुए हैं, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कितने बड़े बड़े नेता शामिल हैं या फिर अधिकारी शामिल हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुराने समय के जो मामले हैं उसकी भी जांच होगी। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के नेता या सत्ताधारी दल राज्य में है, जो उनके नेता जिक्र करते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल की कुछ घोटाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जांच करने की बात आ रही है। और मुझे लगता है कि कुछ चीजों का जिक्र हुआ भी है हाल के दिनों में, जैसे माइंस के मामले में किस तरीके से राज्य में जब रघुवर सरकार थी तब क्या कुछ हुआ था, और 3 साल में क्या कुछ हुए हैं, इसका भी हम लोग एक दिन डिबेट पे लाएंगे। सारी तथ्यों को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आंकड़े अभी सामने आए हैं। हो सकता है इस दौरान हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रघुवर सरकार के समय में क्या कुछ हुआ था और अब की सरकार में क्या कुछ हुआ है, उसके आंकड़े क्या क्या बताए जाते हैं। ये सारी चीजों को लेकर भी हम चर्चा के दौरान बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्य में हालात दिखाई पड़ रहे हैं और राज्य का दोहन जिस तरीके से अवैध तरीके से हुआ है, चाहे माइंस के मामले हो, विकास की योजनाएं हो, सेवा के काम किए जाने हो, या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन सारी चीजों में जिस तरीके से घपले घोटाले होते रहे हैं, जिसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की नजर इस तमाम चीजों पे है और हो सकता है कि एक एक करके धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी अभी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अनंत अमित थे, नेता भारतीय जनता पार्टी। अनंत अमित, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।